अहमद हमायूं खान साहब। जी मियाँ साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जी हम एक ज़रूरी मुल्क हैं जी और हमारी जो है ज़्यादातर जो दारोमदार है इनकम का ज़राअत पर ही है, जी रहा है, और अभी किसी हद तक हम इस पर हैं। और जहाँ की आप कह रहे हैं प्राइसेस की ताल्लुक है जी इसका एग्रीकल्चर का, बात यह है कि यहाँ एग्रीकल्चर में जो वो हैं काश्तकार, जी उनकी हालत ये है, जब उनके पास सरप्लस होती है उस वक्त भी रो रहे होते हैं, जब जी उनके पास शॉर्ट उस वक्त भी रो रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। उसकी वजह यही है कि हमारी हाँ जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का सिस्टम नहीं है। ठीक। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का सिस्टम हो जहाँ बैठकर आपको, जैसे इन्होंने मीर साहब ने कहा था, कि आप फ्यूचर की प्रेडिक्ट कर सकें कि आपने कितनी प्रोडक्शन करनी है और हमारे पास क्या सरप्लस है और कितने एरिया में इसको कल्टीवेट करना चाहिए और कितने उसमें करना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है। इस पर हुकूमत को वाकई काम करने की ज़रूरत है, जिस पर आज तक काम नहीं किया गया। पिछले दौर हुकूमत में कुछ शुरू किया गया था, एक वजारत बनाई गई थी पंजाब की हद तक एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, लेकिन उसमें उन्होंने कोई पॉजिटिव इतनी डेवलपमेंट ऐसी कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट मार्केट में आए। लेकिन हमें फिर भी वहीं जाना पड़ेगा कि एक तो ये है कि पहले आप डिसीजन करें मिल बैठकर कि प्राइसेस क्या होनी चाहिए जी और उसको रियलिस्टिक बनाना चाहिए, बजाय ये कि आप कितनी कितनी ताजिर कितना कहता है, दुकान जो है होलसेलर कितना कहता है, मैन्युफैक्चरर कितना कहता है, इसके बेस पर ना हो, उसको रियलिस्टिक बनाए, रियलिस्टिक की बेस पर ही आगे प्राइस को अच्छा मॉनिटर अहमद करें। हमायूं साहब, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही खिता है, एक जैसी ज़मीनें हैं। इंडिया का जो पंजाब है छोटा सा पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब तो बहुत बड़ा है, और हरियाणा भी छोटा सा सूबा है उनका। मैं खुद दोनों सूबे फिर के आया हूँ। वहाँ ख़ास करके हरियाणा के मैदान होते थे, वहाँ गैर आबाद ज़मीनें थी। उन्होंने लेज़र लेबलिंग के ज़रिए ताहद्दे निगाह जो है ना एक जैसी ज़मीन नज़र आती है। अच्छा, उन्होंने रिसर्च की है, वहाँ पे एकड़ पैदावार भी ज़्यादा है। उन्होंने साथ लोगों को, किसानों को फैसिलिटेट किया। पूरे हिंदुस्तान को जो है वो खुराक मुहैया हो रही है, सिर्फ दो सूबे कर रहे हैं। हमारे पास इतनी बड़ी ज़मीन है, पाकिस्तान के तीनों चारों सूबे जो हैं वो, वहाँ जो है वो ज़राअत है, ज़मीन है, वहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीन है। लेकिन क्या बदकिस्मती है, क्या हमें वाकई मनसूबाबंदी का फुकदान है, हमारी नीतियों का फुकदान है? क्या क्या किया जाए कि हम तो पूरी दुनिया को, आधी दुनिया को जो है सप्लाई कर सकते हैं जितनी ज़मीन हमारे पास फालतू पड़ी है। तो क्या वजह फिर है कि हम क्यों नहीं खुद भी हम जो है वो बाहर से इंपोर्ट करके चीज़ें खाते हैं? ये बात इस तरह है कि हमारे यहाँ, पहले आपको इल्म ही होगा जी कि लाहौर के इर्द गिर्द ग्रीन एरिया था। अब लाहौर को सिर्फ सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दे रहा जी हूँ जी। मैं। अब लाहौर की हालत ये है कि आपको दूर दूर तक जो है ना हाउसिंग सोसाइटी नजर आ रही सही। हैं और जो ग्रीन एरिया बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और अब वहाँ जो है ना, उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी अनाउंस करके तीन चार एक मकान बना के और उसको कवर कर दिया। अब उधर ग्रीन एरिया बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब ये है, हमारा शहर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमारे मसाइल भी उसकी वजह से बढ़े, वो एक अलग टॉपिक है। जहाँ तक ये आपने इसकी बात की है, इंडिया की मिसाल दी है, बिल्कुल ठीक है। इंडिया ने वाकई एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। 64% 65% पंजाब जो है पूरे इंडिया को फीड कर रहा है। एक बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ इस तरह नहीं है। इसकी वजह वाकई एक प्लानिंग की, लैक ऑफ प्लानिंग ही है। हमारे यहाँ इस पर बाकायदा कभी कोई तवज्जो नहीं दी गई। यही वजह है कि हम जो है ना सरप्लस में भी रोते हैं, जब हमारी हालात ख़राब होते हैं, उसकी पैदावार कम होती है, उस वक्त भी रो रहे होते हैं। इसके वैसे ये लिए कहीं ना कहीं मैनेज होना चाहिए। मतलब मैंने यूके में देखा कि वहाँ बेशुमार ज़मीनें जो है ना खाली पड़ी। मैंने उनसे पूछा कि ये ज़मीनें क्यों नहीं काश्त कर। उन्होंने कहा जी कि ये यहाँ की बारो जो है वो काश्तकार को बताती है कि इस बार आपको ये पैसे मिल जाएंगे, आपने ज़मीन जो है खाली छोड़नी है। इस बार जो है हमने ये वाली फसल काश्त की है, इतनी फसल हमारे पास सरप्लस हो जाएगी, लिहाजा आप इसको अभी रेस्ट करवाएं। तो यहाँ तो कोई उस तरीके का कोई मेरे मैनेजमेंट साहब, का तो अब नाम ही नहीं डेटे है। का दौर है, जी डेटे का। और सारी दुनिया ने जो भी तरक्की कर रही है, तरक्की याफ्ता ममालिक है, उस डेटे की बेस पर ही आपको तरक्की के मनाजिर हासिल कर रहे हैं। हमारे यहाँ उस डेटे का यूजेज बिल्कुल नहीं है। सही। फेसबुक का एक छोटी मिसाल, सोशल मीडिया में फेसबुक का ही डाटा पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आपकी हर चीज़ की, हर शोबे में, इंडस्ट्री में और इसमें एग्रीकल्चर में, इसमें तरक्की के लिए ये डाटा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जहाँ के हमारे यहाँ इस सिलसिले में कोई तवज्जो नहीं दी गई, ना कोई काम किया जाता है, ना किया जा रहा है। और ये इसके नतीजे हम भुगतते हैं। मियां अच्छा साहब, मैं जी एक एक बात इसमें जी ऐड जी करना चाह रहा हूँ। आपने यील्ड पैदावार की बात की इंडिया और पाकिस्तान का, और बहुत बड़ा फ़र्क है जी जी पर एकड़ यील्ड का।
मैं आपको मज़ेदार बात सुनाऊं कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ना एक वर्कशॉप अटेंड की थी इसी हवाले से, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से। हमारा तो इस सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि असली बीज नहीं मिलता किसान को जी बिल्कुल, ये भी प्रॉब्लम उगाने के लिए। वो बेचारा जो बीज लेता है वो जली मिलता है उसको, और वो पर एकड़ यील्ड जो है वो कहाँ जाएगी। फिर आप देखें इस मुल्क के अंदर पानी जो है वो चोरी होता है, पानी नहीं मिलता, यानी वो जो पानी मिलना पानी होता है, की कमी भी है हमारे कमी यहाँ। नहीं, कमी और है। वो कोई बडेरा कहीं निकाल लेता है, कोई उधर जाया हो गया, कोई उधर जाया हो गया, पानी नहीं मिलता। फिर असिस्टेंस नहीं मिलती इदारों की, उसको मदद और मुआवनत नहीं मिलती, अवेयरनेस नहीं दी जाती, उसको बताया नहीं जाता। पे पहुंच गई हम रवायती तरीकों और से बात हम नहीं अभी कर तक रहे। हम उन चीज़ों, और फिर मैं आपको और बात बताता हूं कि आप चले जाएं जनूबी पंजाब में और इन अजला में जहां पर बहुत ज़्यादा आपकी फसलें काश्त होती हैं, आपको पता है आपकी जितनी ज़रूरी अद्वियात हैं, पेस्टिसाइड, वो 70% जली बिकती हैं वहां पे। सही। यानी हम वो ज़रूरी अद्वियात भी हमें जो है ना जी वो अपना सही नहीं मिलती, तो वहां वो कारोबार भी अरूज पर है। तो मैं समझता हूँ ये जो जैलसाजी है ना जी, ये ए से लेकर जेड तक, ये ए टू जी, ये बुनियादी वजह है कि जो हमारी प्रोडक्शंस हैं, जो हमारी ज़रूरी अजनास हैं और जो हमारी ज़रूरी प्रोडक्शन है उसको मुतासर कर देती है, और हम पर एकड़ यील्ड भी जो है ना वो हम हासिल नहीं कर पाते। जी मियां सलीम साहब, ताजर जो है वो महंगाई कम करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? ये सब इसमें एक तो रनिंग वीक के शुरू में वज़ीर आज़म साहब ने तकरीबन 6 अरब रुपया जो है मुख्तस किया है यूटिलिटी स्टोर के हवाले से, अच्छा कि पब्लिक को चीज़ें सस्ती मिले। अच्छा लेकिन ये इसका हल नहीं है, जी इसका मुस्तकिल हल होना चाहिए। हर शहरी की, हर बंदे की पहुंच यूटिलिटी स्टोर तक नहीं है। ये तो आप जितनी देर तक मार्केटों को एक पूरी टीम वर्क बना के, मैं समझता हूँ कि आपके पास हर यूसी में एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, उसके नीचे 11 बंदों की टीम है। आप उसको इस्तेमाल करें, आप प्राइस कंट्रोल कमेटियों के नुमाइंदे उनको दें जी। वो साथ हर मार्केट के एक जो ताजरों की एसोसिएशन है उसका सदर जनरल सेक्रेटरी लें। एक ऐसा टीम वर्क हो जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने इलाके को चेक करे और उसकी रिपोर्ट शाम को वो प्राइस कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन को या मुतलका इदारे को दे। ये होता है एक प्रॉपर चैनल से इसको चेक करना। अब जहाँ तक रही बात, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, इंडिया के पंजाब की, वहाँ पर एक तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी अफसोसनाक बात हुई है कि हाउसिंग सोसाइटियों को जिस तरह मुँह जोर तरीके से इनको इजाज़त दी गई, और ये हर इलाके में उन्होंने वो इजाज़त ली है मुतलका अथॉरिटी से या नहीं ली, उन्होंने अनाउंस कर दी। वो जगह जो सरसब्ज़ और शादाब थी उसको बंजर करके, प्लेन करके, उसकी उन्होंने 4 दीवारी करके उसको मुख्तस कर दिया। अब वो 5 साल, 10 साल, 2 साल, जितने भी उसको घर बनने में लगना है, वो ज़मीन बंजर रहनी है, वो मुख्तस कर दी गई है, बस तू बंजर ही रहना है, तुझ पे कोई चीज़ अब उग नहीं सकती। तो गवर्नमेंट की भी अपनी भी कोई प्लानिंग होनी चाहिए इन सोसाइटियों को। अच्छा मियां साहब, मुझे तो लगता है पूरा माशरा ही शुतर बेमार है, जिसका जो दिल करता है वो यहाँ करता है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सिस्टम को मजबूत किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मुझे ये बताइएगा, देखें मैं आपकी एक बात काटूंगा। मैं एक मिसाल देता होता हूँ कि इस मुल्क में कमजोर मजलूम वो है जिसका वस नहीं चलता, सही, और जिसका वस चलता है ना वो माफ नहीं करता, चाहे वो चपड़ासी है या वो अच्छा सदर ये है। मुझे बताइएगा कि आप लोग सारे जो हैं वो ताजरों की तो बड़ी बातें करते हैं जी, उनके ये हकूक है, उनको ये इस तरह हो गया, और हड़तालें भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। वो जो कंज्यूमर है जिसकी बेस पर जो है आपके कारोबार चलते हैं, उसके भी कोई राइट्स हैं कि नहीं? वो किसकी माँ को मासी कहे, वो किसको जाके अपनी रूह दाद सुनाए, उसको कब शऊर आएगा कि वो जो है वो उसके भी ये हकूक हैं? क्या वो नहीं पूछ सकता ये कीमत जो है, ये इसका तरीकाकार क्या है तयन का, इसमें जो है कितनी जाली चीज है, इसमें असल चीज कितनी है, इसमें मिलावट कितनी की गई है? ये पूछने का हक नहीं है दुकानदार से कंज्यूमर को? मेरे साथ पहली बात तो ये है कि दुकानदार के पास स्टॉक इतना नहीं होता। अच्छा जी। हफ्ते 10 दिन 15 दिन का स्टॉक होता है, वो बेचारा सेल करके अगली
खेप मंगवाने की पोजीशन में होता है। अब असल वो नईम मीर साहब ने जो बात की है ना कि जो माफिया इस वक्त चीनी का अगर सीजन है तो उसने चीनी स्टॉक कर ली, गंदम का सीजन है तो गंदम स्टॉक कर ली, वो ताजर नुमाइंदा नहीं है, वो ताजरों का हिस्सा नहीं है। जितनी देर तक आप उसको नहीं पकड़ेंगे, उसकी छानबीन नहीं होगी, ये मामला ठीक नहीं हो सकता, महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। सही जी। नईम मीर साहब, क्या ताजर जो हैं वो अपोजिशन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं? आपकी एक पिछले दिनों मीटिंग भी हुई बड़ा उसमें FBR के साथ, क्या कोई मामला आपके तय पाए हैं या अभी उसी तरह से हैं? ताजरों के तो मामलात जी किसी हद तक तय पा गए हैं, बहुत कुछ मान लिया गया है, बहुत कुछ नहीं भी माना गया। तो ये तो ऐसे ही होता है जब मुतालबात पेश किए जाते हैं तो लेकिन उसके कोई मुतालबात हमें माने भी कोई नहीं जाते। कोई नतायज सामने नहीं आए, कोई बेहतरी हमें कोई नजर नहीं आ रही। नहीं, नतायज आ जाएंगे सामने, क्योंकि उसमें से बहुत सी चीज़ें जो मानी गई हैं वो फाइनेंस एक्ट में तरमीम होगी कौमी असम्बली के जरिए। अच्छा, तो वो उसकी ड्राफ्टिंग वगैरह हो रही होगी, बिल तैयार हो रहा होगा, तो उसमें कुछ वक्त अब दिलजमी लगेगा। से काम कर रहे हैं ताजर। पहले तो बादले ना ख्वास्ता दुकानें भी खोलते थे और हर वक्त रोना धोना था, कोई बेहतरी आई? नहीं, बेहतरी अभी नहीं आएगी। मैं आपको बहुत संजीदगी से बता रहा हूँ, बेहतरी आने में अभी को 2-1 साल लगेंगे। मैं अपनी राय है मेरी, उसकी वजह बुनियादी ये है कि जी खराबी और अबतरी जो थी ना जी, वो जो है वो इस हुकूमत के आने से ही पैदा हो गई थी। क्योंकि इस हुकूमत ने जो करप्शन का नैरेटिव दिया था ना, और जो चोर 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 कहना शुरू किया था, उसकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है वो रुक गई थी। बल्कि रुक क्या गई थी, बाहर से भी नहीं आई और यहाँ का सरमायाकार भी भाग गया। तो उसकी वजह से हुकूमत का जो बुनियादी नैरेटिव था वो फ्लॉड था, वो फ्रॉड था, हम समझते हैं। और उस नैरेटिव ने इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया है, जो करप्शन बारे था। अब मैं थोड़ा सा आपको ये महंगाई के बारे में बताना चाह रहा था, ये जो मियां सलीम साहब बात कर रहे थे। अच्छा, नहीं, फिर एक सवाल भी ले लें कि जो है ना, आपने भी कहा जी मिडल मैन ज्यादा मुनाफा ले जाता है और वो नजर भी नहीं आता, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? यही आपने अच्छा सवाल किया। कैसे मैनेज मैं इसी सवाल को चाह रहा था कि आप करें, बस आपने लेकिन कर नहीं रहे थे, पता नहीं आपने अब कर ही लिया है तो अच्छा किया है। मैं समझता हूँ जी कि जो मिडल मैन है जी, हमारा जो फार्मर है जी, हमारा जो ताजर है, जो फ्रंट पे फार्मर को खुशहाल करना है कैसे, फार्मर को जो सपोर्ट प्राइस है वो मिले। सही। अब सपोर्ट प्राइस उसको मिलती नहीं, उससे कम पर उसको अपनी अजनास बेचनी पड़ती हैं। क्यों कि मिडल मैन सारा उससे सामान खरीद लेता है और सपोर्ट प्राइस का फायदा मिडल मैन उठा लेता है। इसी तरह जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, उन प्रोड्यूस चीजों की जो प्राइस है जो निकलनी चाहिए मार्केट में, जैसे चीनी की मिसाल दे रहे हैं हम, मिडलमैन जाता है, वो चीनी की फैक्ट्री ऑनर को कहता है कि जी भाई ये इतने करोड़ रुपए तुम मेरे रखो, मेरी चीनी अपने पास स्टॉक कर लो। वो चीनी वहीं उसी की फैक्ट्री में स्टॉक हो जाती है। अब होता क्या है, वो जो चीनी स्टॉक हुई होती है, पैसा किसी और का होता है, और वो चीनी का जो मिल ऑनर है ना, वो उसी चीनी को बैंक में भी प्लेज करवा के वहां से और कर्जा भी ले लेता है। ये दोहरा फायदा उठाता है। देखिए अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपको मुल्क के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करनी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये है कि आपने जो आपका SME सेक्टर है, जो ट्रेड से वाबस्ता है और छोटी सनत से वाबस्ता है, और इसी तरह आपका जो फार्मर है, आपने उसको जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, आपने पैसा प्रोवाइड करना है आसान शराइत पर और आसान तरीके से। अब जब उसके हाथ में आप पैसा देंगे और उसके पास होल्डिंग पावर आएगी जब, तो फिर ये मिडल मैन जो है इसको निकालना आसान होगा, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। नाजायज मुनाफाखोरी ये मिडल मैन करता है। तो इसको अगर आपने खत्म करना है तो इसमें आपको जो है वो माइक्रो फाइनेंसिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी। उसका एक पूरा आपको एक कानून लाना पड़ेगा कि निचली सतह पे जाके आप लोगों को जो है वो पैसा दें और वो उस पैसे से अपने कारोबार को चलाएं, कारोबार को बढ़ाएं, ना कि वो मरूने मिन्नत हो जाएं उन लोगों के पास जिन लोगों के पास सरमाया है, पैसा है, और वो नाजायज फायदा उठाएं। और आखिर में क्या होगा, इन द एंड रिजल्ट वही होगा जो आपने कहा है कि जी वो जो एंड कंज्यूमर है वो किसकी माँ को मासी कहे, तो वो बेचारा जो है वो मुतासर होगा। वो एंड कंज्यूमर सिर्फ वो नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हो, मैं भी हूं, आप भी हैं, हम सारे हैं। यानी हम सारे भी एक वक्त में जो होते हैं वो एंड कंज्यूमर होते हैं और हम मुतासर हो रहे होते हैं। तो इसके लिए तो बाज़ाब्ता मनसूबाबंदी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसमें हमारे बैंकिंग सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट, और माइक्रो लेवल पर जाके आपने कर्जों की फरामी, आसान शराइत, और अपने लोगों पर एतबार करें, अपने लोगों पर एतमाद करें। आप जने कर्जा आज बैंक से कौन ले सकता है? जिसके मैं अगर बैंक से 1 करोड़ रुपया लेना चाह रहा हूं तो मेरे पास
कम से कम 2 करोड़ की चीज होगी तो मैं 1 करोड़ लूंगा ना, तो उसके बगैर तो मुझे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के बगैर 1 करोड़ रुपया कर्जा नहीं मिलेगा। सही। तो आप यानी पहले तो मैं 2 करोड़ रुपया अपने पास पैदा करूं, अपने पास लाऊं कोई प्रॉपर्टी को चीज। भाई यही प्रॉब्लम है कि वो जो बेचारा नीचे काम करने वाला बंदा है, चाहे वो फार्मर की सूरत में है, चाहे वो छोटे ताजर की सूरत में है, उसके पास आपको मॉर्टगेज करवाने के लिए कुछ नहीं है। उसके लिए आपने एक कोई और नया सिस्टम लाना है। और फिर आपका इंटरेस्ट रेट देखें क्या है। आज आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 13 से ऊपर चला गया। अब मुझे बताएं कि 13% सालाना या इससे ज्यादा कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कमाएगा पहले और आपको 13.5% देगा और फिर बाद में वो अपनी कमाई जेब में लेके जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट रेट की मैनेजमेंट भी करनी है, और ये इंटरेस्ट रेट जो है ये आपके इन्फ्लेशन रेट के साथ वाबस्ता है, और इन्फ्लेशन जो है जी वो आपकी जो है उसके साथ वाबस्ता और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इनको आपको जरा थोड़ा सा पसेपुई डालकर आपको अपने छोटे सेक्टर, छोटे तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए स्पेशल प्रोसीजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करने पड़े। जी अहमद हमायूं साहब, एक तो स्मॉल इंडस्ट्री को कैसे फ़रोग दिया जा सकता है, दूसरा जो सरमायादार हमसे रूट कर अपना सारा पैसा डंप करके बैठा है उसका इत्मीनान कैसे बहाल हो सकता है, क्या इकदाम करने चाहिए हुकूमत को, क्या इन सारी चीज़ों के पीछे भी कोई सियासत है? ये जो फाइनेंशियल जो इस वक्त हमारे एक बहरानी सी कैफियत है, क्या समझते हैं? बात ये है कि ये जो हालात हैं जी, जैसे मियाँ साहब ने भी कहा था कि इन्वेस्टर जो है बिल्कुल साइडलाइन होकर बैठ गया, उसने अपना सरमाया होल्ड ऑन कर लिया है। वो डर रहा है कि अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की और कहीं, जैसे रियल एस्टेट को देख लें, रियल एस्टेट में 90% इन्वेस्टमेंट ब्लैक मनी की थी जी, और उन्होंने लगा दिया कि 50 लाख से ऊपर जिसने प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीदनी है वो जो है अपना जो है ना रिटर्न फाइल करे। 50 लाख बताएं, लाहौर में 50 लाख का तो कोई प्लॉट ही नहीं मिलता, तो कैसे आप वो होगी? इसी वजह से रियल एस्टेट पूरा डंप होकर बैठ गया, इसी वजह। और यही वजह है कि लोग डर के मारे, खौफ के मारे, नैब की एक्टिविटी की वजह से अपना सरमाया छुपा कर साइड लाइन पर करके बैठ गए और अच्छे और बेहतर वक्त का इंतज़ार कर रहे। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि माफियाज वाकई हमारे यहाँ सबसे बड़ा इश्यूज माफिया, हर शोबे में, हर सेक्टर में माफियाज बहुत ज़्यादा है। जैसे चीनी की बात हो रही थी, चीनी की तो उन्होंने बात की है प्रोडक्शन के बाद की। जब प्रोडक्शन से पहले जो काश्तकार है उसके साथ जो हशर होता है वो आपने देखा है। उसने उसने अपना गन्ना काश किया, गन्ना काश करके 3 दिन 4 दिन बाद वो फैक्ट्री के पास पहुंचा तो फैक्ट्री वालों ने कहा कि नहीं जी अभी आप इंतज़ार करें। उन्होंने हफ्ता 10 दिन आपकी ट्रॉली बाहर रखनी, उसका फायदा क्या होगा? उसका जो है ना मिठास उसकी बढ़ जाएगी, वेट उसका कम हो जाएगा। फिर उन्होंने इतराज़ लगाना है कि आपकी जो है ना क्वालिटी, जो गन्ने की क्वालिटी इंडियन क्वालिटी है, ये हमारे एक्सेप्टेबल नहीं है, हम आपको पूरा रेट नहीं देंगे। चलो जी, वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया। हाँ, फिर आखिर तीसरा उन्होंने क्या करना है? आपके वेट में बेईमानी करनी है। चौथा उसने क्या करना है? आपको जो है जो पेमेंट है उन्होंने 6-6 महीने 7 साल बाद देनी है, बाद अगर नहीं भी देनी, खाने के चक्कर में रहती है। इसलिए माफिया को जो है कंट्रोल करने की जरूरत है। जी ठीक। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा और यकीन है कि आपने इससे कोई बेहतर नतीजा अखज़ किया होगा। खुदारा सब लोगों से इल्तिजा है कि वो अपना हकूक़ जो है, अपने हकूक़ जो हैं उसको, उसकी पासदारी के लिए जो अपना किरदार भी अदा करें। हम कंज्यूमर हैं, पूरी कौम जो है वो कहीं ना कहीं जो भी कारोबार कर रहा है, जो नौकरी कर रहा है सारा, वो कोई ना कोई चीज़ें भी ख़रीदता है। तो हमें अपनी कोई यूनियंस बनानी चाहिए, हमें इतना शऊर होना चाहिए। हम दुकानदार से पूछ लें, हम अदारों के पास जाएं कि ये हमारे साथ ज़्यादती क्यों हो रही है। जब तक ये शऊर नहीं आएगा, मेरा ख्याल हम इसी तरह पिसते रहेंगे और इसी तरह हम बातें करते रह जाएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।